हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं अभय कुमार स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय गेस क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि गेस क्वेश्चंस हैं, सभी 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चंस प्रायः पूछे जाते हैं विभिन्न 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, तो उन सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों या इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न विभिन्न बोर्डों की परीक्षाओं के अनुसार 1 अंक से लेकर 1 अंक के, कुछ 1 अंक के हो सकते हैं, 2 अंक के भी हो सकते हैं या 3 अंक तक के हो सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का होता है ऑल बोर्ड्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। स्टेट 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। वैसे तो विद्युत आवेश के 3 मौलिक गुण, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। नंबर 1 आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। नंबर 2 आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन। एवं नंबर 3 आवेश का क्वांटीकरण, चार्ज क्वांटाइजेशन। लेकिन चूंकि प्रश्न में प्रायः पूछता है, 2 अंक का प्रश्न अगर होता है तो उसमें विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें, तो उसमें से हम दो मूल गुणों 2 बेसिक प्रॉपर्टीज विद्युत आवेश का, पहला गुण होगा आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन, तथा दूसरा प्रॉपर्टी आवेश क्वांटीकरण, चार्ज क्वांटाइजेशन। तो इन 2 गुणों को लिखना चाहिए 3 गुणों में से, क्योंकि ये 2 गुण इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इन दोनों गुणों को अलग से भी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आवेश क्वांटीकरण क्या है, आवेश संरक्षण क्या है। तो अब उन 2 गुणों में से पहला गुण है आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन। आवेश संरक्षण के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। नियत मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। टोटल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और इसे आवेश संरक्षण कहा जाता है। विलगित निकाय का मतलब है वैसा निकाय जिस पर बाहर से कोई बल क्रियाशील नहीं हो, या वैसा निकाय जिसका परिवेश से कोई लगाव नहीं हो, सराउंडिंग से उस सिस्टम का कोई कनेक्शन सराउंडिंग से नहीं हो, कोई लगाव नहीं हो परिवेश से, या जिस निकाय पर बाहर से कोई बल क्रियाशील न हो तो उसे विलगित निकाय कहा जाता है। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, इसे आवेश संरक्षण कहा जाता है। इसे दूसरे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का एक दूसरा स्टेटमेंट भी हो सकता है जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम के समान है। विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं न ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण, ट्रांसफर हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी इनटू अनदर बॉडी।
तो पहला गुण को हम लोगों ने डिस्कस किया, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों में से एक गुण को, आवेश संरक्षण को डिस्कस किया। अब दूसरा गुण आवेश क्वांटीकरण है। आवेश क्वांटीकरण का अर्थ होता है आवेश का, किसी वस्तु पर आवेश का असतत रूप में पाया जाना। सतत रूप में नहीं, लगातार नहीं, असतत रूप से, मतलब ब्रेक करके। और इसे व्यक्त किया जा सकता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का एक न्यूनतम मान, जिसे मूल आवेश कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसे स्मॉल ई संकेत से सूचित किया जाता है। तो आवेश क्वांटीकरण को हम व्यक्त कर सकते हैं इस ढंग से कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का एक न्यूनतम मान, जिसे मूल आवेश कहा जाता है, तो मूल आवेश का स्मॉल ई का पूर्णांक गुणज होता है, पूर्ण संख्या गुणज होता है। मतलब n = 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा। n का मान 1.5, 1.25, 1.75 नहीं हो सकता है। मतलब किसी वस्तु पर भिन्नात्मक आवेश का होना संभव नहीं है। 1.25 ई आवेश नहीं हो सकता है, 1.75 ई आवेश नहीं हो सकता है। जब भी किसी वस्तु पर आवेश होगा तो वह ई का मूल आवेश, बेसिक चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूर्ण संख्या गुणज के रूप में होगा। n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। मतलब किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है प्लस माइनस ई, जब n का मान 1 रखेंगे, फिर n का मान 2 रखा जाएगा तो प्लस माइनस 2e, n का मान 3 रखा जाएगा तो प्लस माइनस 3। अब इन दोनों के बीच का, मतलब 2e और 3e के बीच का आवेश का मान संभव नहीं है। इसे ही आवेश क्वांटीकरण कहा जाता है। और अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक charge small e, which is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb, and basic charge is the charge on an electron, which is -1.6 × 10⁻⁻19 coulomb, and charge on a proton is plus e, that is +1.6 × 10⁻⁻19 coulomb। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई होता है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, मूल आवेश माइनस ई से व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है, जो कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। और प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर ही होगा, लेकिन धनात्मक स्वभाव का होगा। तो प्रोटॉन पर आवेश इज इक्वल टू +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस प्रकार विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को डिस्कस किया गया। अब अगला प्रश्न है, कूलॉम का नियम को लिखें। इसे 1 अंक के भी प्रश्न में पूछा जा सकता है या 2 अंक के भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। बहुत से स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में 1 अंक के प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस न होकर, बहुविकल्पीय न होकर, सीधे जैसे कूलॉम का नियम को लिखें, तो इस ढंग से पूछा जाता है। तो 1 अंक का भी प्रश्न हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है। अगर कूलॉम के नियम को 1 अंक का हो सकता है, कूलॉम के नियम को सीधे लिखें, तो कूलॉम का नियम एक गणितीय व्यंजक है जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम ने दिया, जो कि जो हवाई निर्वात या किसी माध्यम में रखे गए, माध्यम में कुछ दूरी पर रखे गए दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान, विद्युतीय बल आकर्षण बल भी हो सकता है तथा विकर्षण बल भी हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है तथा रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। तो कूलॉम ने दो स्थिर आवेशों, हवाई निर्वात या किसी अन्य माध्यम में भी स्थित कुछ दूरी पर, r दूरी पर स्थित दो आवेशों, अगर आवेश को मान लिया जाए Q1 तथा Q2 r दूरी पर स्थित हों, तो उनके बीच क्रियाशील विद्युतीय बल का मान के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया। और इस नियम का स्टेटमेंट को आप लोग नोट करें, और मैथमेटिकल फॉर्म को मैंने लिखा है। इन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच क्रियाशील वैद्युत बल का मान या विद्युतीय बल का मान, जिसे कैपिटल F संकेत से सूचित किया जा सकता है, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके, मतलब उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
electrostatic force, the magnitude of electrostatic force acting between two electric charges is directly proportional to the product of magnitudes of two charges and is inversely proportional to the square of distance between them. अंग्रेजी में भी मैंने साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी लाभ पहुँचे। इन सभी चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के गेस क्वेश्चंस का 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र भी साथ साथ लाभ उठा सकें, इसको देखते हुए इंग्लिश में भी मैंने इस वीडियो को इंग्लिश माध्यम में भी रखने का डिसीजन लिया। तो अब इसे गणितीय रूप में लिखा जा सकता है F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 इंटू Q2, Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड, और फिर F प्रोपोर्शनल हो जाएगा F वेरीज एज 1/r², दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होगा, जहाँ F क्या है, दो स्थिर आवेशों प्लस Q1 तथा प्लस Q2, माइनस Q1 माइनस Q2 भी हो सकता है, एक प्लस Q1 भी हो सकता है, माइनस Q2 भी हो सकता है, तो उसके बीच में तब उस स्थिति में आकर्षण होगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं, दोनों धनात्मक आवेश रखे गए हैं, प्लस Q1 प्लस Q2, आर दूरी पर किसी माध्यम में भी हो सकते हैं या हवा या निर्वात में भी। तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल क्रियाशील होगा उसको हम F12 से सूचित किए हैं, और Q2 आवेश पर Q1 के कारण प्लस Q1 के कारण बल F21 है, जिसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर है, दोनों के बीच की दूरी r है, लेकिन दोनों बल का परिमाण समान होगा, चूँकि बल इन दोनों आवेशों के बीच में ही काम कर रहा है, इसलिए चाहे वो पहला आवेश पर Q1 पर दूसरे आवेश के कारण बल लगे या दूसरा आवेश पर पहले आवेश के कारण बल लगे, दोनों का मान F12 तथा F21 का मॉड समान होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो F12 इक्वल टू माइनस F वेक्टर 12 इक्वल टू मॉड ऑफ F वेक्टर 12 F वेक्टर 12 इक्वल टू माइनस F वेक्टर 21 मॉड, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन के लिए माइनस साइन दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों बल F12 जो Q1 आवेश पर Q2 के कारण क्रियाशील होगा तथा F21 जो Q2 पर Q1 के कारण क्रियाशील होगा, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों को रिलेट किया जा सकता है F12 इक्वल टू माइनस F21, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसको F12 को भी F मान लिया गया, F12 को भी, और F21 मतलब दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण क्रियाशील बल, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो उसको भी मैग्नीट्यूड उसका भी कैपिटल F माना गया। तो अब कूलॉम का नियम क्या है, एक गणितीय व्यंजक है जो कि दो स्थिर आवेशों के बीच हवा या निर्वात या किसी माध्यम में अन्य माध्यम में स्थित दो स्थिर आवेशों के बीच, अगर उनके बीच की दूरी r है और आवेश का मान कितना है, प्रत्येक आवेश का Q1 तथा Q2 है, तो उनके बीच क्रियाशील बल का मान देता है, और उसका गणितीय व्यंजक होगा इसके कथन से F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। F इक्वल टू कैपिटल F दोनों आवेशों, दो स्थिर आवेशों Q1 Q2 जो r दूरी पर स्थित हैं हवा या निर्वात में या किसी अन्य माध्यम में, तो उनके बीच क्रियाशील उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो उसके बीच उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r², और इस गणितीय व्यंजक को ही कूलॉम का नियम कहा जाता है, और K का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। यहाँ इप्सिलॉन क्या है, माध्यम की परावैद्युतता या विद्युतशीलता है, जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल के, दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इप्सिलॉन को अगर ऊपर कर दिया जाए तो F नीचे आ जाएगा। तो माध्यम की परावैद्युतता या विद्युतशीलता क्या है, वह दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो K नियतांक का जो वैल्यू है उसमें K का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन के जगह लिखा जा सकता है इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r। तो अगर हवा या निर्वात है तो इप्सिलॉन r का वैल्यू वहाँ पर हवा या निर्वात के लिए इप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है, लेकिन किसी अन्य माध्यम के लिए इप्सिलॉन r का मान 1 से अधिक होगा। जैसे जल के लिए इप्सिलॉन r का मान 80 होता है, 80 या 81, जिसका काफ़ी अधिक मान होता है जल के लिए अपेक्षिक परावैद्युतता का, या उसे पारवैद्युत स्थिरांक भी कहा जाता है। तो निर्वात के लिए, तो किसी माध्यम के लिए कूलॉम का नियम को लिखा जा सकता है Fm इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाई r², चूँकि किसी माध्यम के लिए इप्सिलॉन r का मान 1 नहीं होगा,
केवल हवाई निर्वात के लिए इप्सिलम R1 होगा। और निर्वात के लिए कूलॉम का नियम को लिखा जा सकता है FV, और हवाई निर्वात के लिए तो FV और FA, A फॉर एयर, V फॉर वैक्यूम, इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलम नॉट, जिसका वैल्यू कितना पाया जाता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R²। और यही फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, यह फाइनल सूत्र हो गया, गणितीय व्यंजक हो गया कूलॉम के नियम का। यहाँ 1/4 पाई इप्सिलम 0 का मान 9 × 10⁹, पाई का मान 22/7 3.14, इप्सिलम 0 का मान इप्सिलम 0 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन 3, इप्सिलम 0 का मान SI मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। कई बार पूछा जाता है इप्सिलम 0 का SI मात्रक एवं विमीय सूत्र भी लिखें। इसको 1 नंबर के भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, या 2 नंबर के 2 अंक के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो इप्सिलम 0 का SI मात्रक होता है, जैसा अभी मैंने बतलाया, कूलॉम स्क्वायर, जिसे C² से संकेत में सूचित करेंगे, बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो C² अपॉन न्यूटन के लिए कैपिटल N संकेत, मीटर के लिए M संकेत, तो C² अपॉन NM²। और इप्सिलम 0 का मान, इसको भी हमने अभी बतलाया, 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इप्सिलम 0 का मान हो गया 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इप्सिलम 0 का विमीय सूत्र कितना हो गया, M-1 L-3 T4 अंडर ब्रैकेट M-1 L-3 T4 A⁴ अब लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट और गेस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आपेक्षिक परावैद्युतता या पारवैद्युत स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परिभाषित करें। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता उस माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता इप्सिलम, जिसे इप्सिलम संकेत से सूचित किया जाता है, तथा इप्सिलम संकेत से, तथा निर्वात या शून्य की परावैद्युतता इप्सिलम 0 से सूचित किया जाता है, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। दैट इज, इसका संकेत इप्सिलम R होता है या K होता है, तो इप्सिलम R और K इक्वल टू इप्सिलम बटा इप्सिलम 0। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इप्सिलम 0 इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इसका संकेत इप्सिलम R या K होता है, और इप्सिलम R और K इक्वल टू इप्सिलम बाई इप्सिलम 0 सूत्र हो गया। एक अन्य सूत्र भी हो सकता है, इसका एक अन्य डिफिनीशन भी हो सकता है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता या परावैद्युत स्थिरांक हवा में किन्हीं दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल का परिमाण FA तथा किसी अन्य माध्यम में, सपोज करते हैं अन्य माध्यम, दूसरा माध्यम सपोज किया जाए पानी है हवा के अलावा, तो किसी माध्यम की सापेक्षिक परावैद्युतता इप्सिलम R या परावैद्युत स्थिरांक, जिसे K संकेत से भी सूचित किया जाता है, इप्सिलम R और K, वह निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच क्रियाशील, निर्वात या हवा में किन्हीं दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल FA और FV संकेत हो गया, A फॉर एयर, V फॉर वैक्यूम। तो हवा या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल तथा किसी अन्य माध्यम जैसे कि पानी, तो किसी अन्य माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल, उसको हम FM से सूचित करें। FM से यहाँ सूचित किया गया है। यहाँ M किसके लिए आया है, मीडियम के लिए आया है, अदर मीडियम के लिए, हवा को छोड़कर, या निर्वात में तो कोई मीडियम ही नहीं है, निर्वात तो शून्य है, तो हवा को छोड़कर कोई अन्य माध्यम में, हवाई निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होगा, तो उसमें कितना बल उन्हीं दो अन्य आवेशों के बीच में क्रियाशील होगा, दोनों का अनुपात हो गया, रेशियो हो गया। सो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इन एयर और वैक्यूम टू द, it is a ratio to the force acting between those two charges placed in a medium other than air or vacuum.
तो एप्सिलम आर इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम, ये दूसरा फार्मूला हो गया। और स्पष्ट है कि एप्सिलम आर दो समान चीज़ों का अनुपात है। फोर्स, एयर में कितना बल काम करेगा दो आवेशों के बीच में हवा में, तथा माध्यम में तो किसी दूसरे माध्यम में कितना बल काम करेगा, दोनों का अनुपात है। तो बल का मात्रक एफ ए का मात्रक भी न्यूटन होगा, और किसी दूसरे माध्यम में मान लिया कि पानी में उन दोनों आवेशों को रखा जाता है, तो उस स्थिति में भी बल का मात्रक न्यूटन ही होगा। तो न्यूटन बाई न्यूटन, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, केवल ये एक अनुपात है, मतलब एक संख्यात्मक मान इसका होगा। हवाई निर्वात के लिए एप्सिलम आर का मान 1 तथा अन्य माध्यम के लिए, हवा निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम के लिए एप्सिलम आर का मान 1 से अधिक होता है। जैसे कि जल के लिए एप्सिलम आर का मान 80 होता है, 80 या 81। और इस परिभाषा से भी पहला भी जो फार्मूला था के इक्वल टू एप्सिलम बाई एप्सिलम आर और के इक्वल टू एप्सिलम बाई एप्सिलम नॉट, तो माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, पूर्ण विद्युतशीलता, उसको एप्सिलम से सूचित किए हैं। और निर्वात या शून्य की विद्युतशीलता कितनी है या प्रविद्युतता एप्सिलम 0 है, तो इन दोनों का अनुपात एप्सिलम आर है। तो इसलिए इस दो समान चीज़ों का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। कभी कभी एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, या 2 अंक में भी पूछा जा सकता है कि हवा निर्वात में रखे गए किन्हीं दो आवेशों जो कि r दूरी पर स्थित हैं, Q1 के तथा Q2 आवेश, उनके बीच क्रियाशील बल का मान F है। तो उन्हीं दोनों आवेशों को पानी में रख दिया जाए, पानी में उन दोनों आवेशों को रख दिया जाए, माध्यम बदल गया, पानी हो गया, तो पानी में उन दोनों आवेशों के बीच कितना बल क्रियाशील होगा वो मालूम करना है। तो चूँकि फार्मूला हमें मालूम है FW इक्वल टू एप्सिलम आर इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम, इसलिए एप्सिलम आर इक्वल टू एफ एम, एप्सिलम आर और के इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम, इसलिए FW मीडियम के लिए M के, मीडियम के लिए माध्यम के लिए M आया है संकेत। तो यहाँ माध्यम क्या है, वाटर है, क्लियर है। यहाँ माध्यम तो कोई भी माध्यम हो सकता, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई माध्यम हो सकता है, इसलिए उसका सफिक्स में FM संकेत से सूचित किया गया है। लेकिन माध्यम अगर हवा वो जल ही है तो FW हो जाएगा FM की जगह, इक्वल टू F बटा एप्सिलम आर फॉर वाटर, इन वाटर, तो F/80 हो जाएगा। मतलब इसी फार्मूला से K इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम, इसलिए FM इक्वल टू एफ ए बाई एप्सिलम आर, और K नीचे चला आएगा। तो जल का परावैद्युत स्थिरांक कितना है, परावैद्युत स्थिरांक 80 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हवा में उन दोनों आवेशों के बीच में लगने क्रियाशील बल का मान कितना था, FA इक्वल टू F था, प्रश्न में दिया हुआ है, तो FW इक्वल टू F बटा 80। इसे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, 1 अंक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दें तथा उसका SI मात्रक को लिखें। डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड गिव राइट इट्स SI यूनिट। तो किसी यह आवेश का सतत वितरण से संबंधित है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी, आवेशों का सतत वितरण से भी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के प्राय पूछे जाते हैं विभिन्न 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, मतलब हिंदी में किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व का संकेत सिग्मा होता है। सिग्मा मतलब समेसन वाला नहीं, जोड़ वाला नहीं, सिग्मा लेटर है, सिग्मा संकेत से। और सूत्र इसका हो जाएगा परिभाषा से, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किसी वस्तु के, आवेशित वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा। जैसे कोई मेटल प्लेट है, कोई धातु का प्लेट है, तो उसमें एरिया होगा, लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश का परिमाण होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सपोज किया जाए कि चालक का क्षेत्रफल A है, ए क्षेत्रफल पर आवेश Q है, तो इकाई क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का SI मात्रक होता है इसके अनुसार कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर आवेश का कूलम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम का संकेत C है, अपॉन बटा के लिए यहाँ इसको बटा दिया गया है, तिरछा ऑब्लिकली इसको, इसका लाइन खींचा गया है, वो बटा का चिन्ह संकेत है, डिवाइडेड बाई, तो कूलम आवेश का कूलम हो गया, डिवाइडेड बाई एरिया का क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, मीटर का पावर +2 है, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो CM-2। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व को भी विभिन्न 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में इसे भी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने इस वीडियो में शामिल किया। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व की जगह कभी कभी आवेश का आयतन घनत्व भी पूछा जाता है कि आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दें, SI मात्रक को लिखें। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड गिव इट्स SI यूनिट और राइट इट्स SI यूनिट।
तो अब यहाँ पर स्पष्ट है कि आयतन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है आवेश का वितरण कैसा है, संतत वितरण त्रिविमीय है। त्रिविमीय है तो आयतन है तो त्रिविमीय है। आवेश का पृष्ठ घनत्व के केस में आवेश का वस्तु पर वितरण जो था द्विविमीय था। जैसे कोई चालक प्लेट है तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होगी, आयताकार चालक प्लेट है तो लंबाई चौड़ाई दोनों होगी, या वर्गाकार भी है तो उसमें एक दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा एक लंबाई, या दूसरा वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में, एक क्षैतिज दिशा में, दूसरा ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश का परिमाण को किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व, उस वस्तु का आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। और इसका संकेत होता है रो, जो पी को थोड़ा सा नीचे टेढ़ा करके लिखा जाता है, और सूत्र हो जाएगा डेफिनेशन से प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। तो अगर किसी आवेशित वस्तु के भी आयतन में क्यू आवेश है तो इकाई आयतन में कितना होगा, क्यू अपॉन भी। तो आवेश का आयतन घनत्व होगा आवेश बटा आयतन। तो और इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलॉम पर, आवेश का कूलॉम हो गया जिसका संकेत सी है, और आयतन का मीटर क्यू, तो सी बटा मीटर एम क्यू, मीटर अंग्रेजी में मीटर का संकेत एम, तो सी अपॉन मीटर क्यू दैट, या मीटर क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो सी एम -3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता से क्या समझते हैं, इसके एसआई मात्रक को लिखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड गिव इट्स एसआई यूनिट्स एंड ऑल्सो गिव, कभी कभी पूछ सकता है कि डायमेंशन फार्मूला, ऑल्सो राइट इट्स डायमेंशन फार्मूला। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करना है, क्या कैसे होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश या आवेशों का निकाय, बिंदु आवेश अकेला बिंदु आवेश होगा, आवेशों का निकाय जैसे हो गया विद्युत द्विध्रुव हो गया, उसमें दो आवेश होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, तो उसका आवेश का भी निकाय का के भी, उस दो आवेशों का निकाय का भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है, में स्थित बिंदु हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु आवेश या आवेशों के निकाय के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे गए धनात्मक जांच आवेश पर क्रियाशील बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित प्रति इकाई धन आवेश पर, प्रति इकाई कर सकते हैं, या इकाई धन आवेश पर क्रियाशील बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है जिसकी दिशा उस बिंदु पर रखे गए इकाई धन आवेश पर दूसरे बिंदु आवेश के कारण या आवेशों के निकाय के कारण क्रियाशील बल की दिशा के अनुरेख होगी। मतलब यह वैद्युत बल की दिशा होगी, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिंपली विद्युत तीव्रता भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E = परिभाषा से इसका हो गया फॉर्मूला, E = बल बटा धनात्मक जांच आवेश प्रति इकाई, मतलब इकाई धन आवेश पर क्रियाशील बल। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित इकाई धन आवेश पर क्रियाशील, इकाई धन आवेश से या इकाई धनात्मक जांच आवेश पर क्रियाशील बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कही जाती है। और यह सदिश राशि है, इसका संकेत कैपिटल E के ऊपर तीर का निशान देकर E वेक्टर से, इसका संकेत को E वेक्टर से सूचित किया जाता है। और चूंकि जांच आवेश जो होता है, धनात्मक जांच आवेश को काफ़ी छोटा लिया जाता है, इसलिए कि उस धनात्मक जांच आवेश का उस बिंदु आवेश के कारण जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब उस बिंदु आवेश के कारण, तो उस बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र का प्रभाव तो जांच आवेश पर पड़े, लेकिन चूँकि जांच आवेश को बहुत ही अत्यल्प माना जाता है, लिया जाता है, तो उस अत्यंत छोटे जांच आवेश के कारण उस बिंदु आवेश के क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब बिंदु आवेश का या आवेशों का निकाय का तो प्रभाव पड़ेगा उस बहुत ही सूक्ष्म जांच आवेश पर, जो कि +Q0 लिया गया है, लेकिन इस धनात्मक जांच आवेश का प्रभाव उस बिंदु आवेश पर नहीं होगा। मतलब बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र का प्रभाव तो इस जांच आवेश पर होगा, जो कि अत्यंत अल्प आवेश है, लेकिन इस अत्यंत अल्प जांच आवेश, धनात्मक जांच आवेश Q0 का कोई प्रभाव बिंदु आवेश पर नहीं पड़ेगा। इसलिए वैसी स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र को लिख सकते हैं, E = लिमिट, इसका संकेत LT, Q0 → 0 F/Q0। चूँकि
धनात्मक जांच आवेश Q0 बहुत ही छोटा है, इसलिए लिमिट दे करके, लिमिट का संकेत LT Q0 टेंड्स टू 0, मतलब इस संकेत द्वारा सूचित किया जाएगा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश या आवेशों के निकाय के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, Q0 माने Q0 जो जांच आवेश है, धनात्मक जांच आवेश, उसका मान इतना छोटा है कि वह 0 की ओर अग्रसर है, टेंड कर रहा है 0 की ओर। तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0 यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का के लिए को व्यक्त करता है। तीव्रता के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है E इक्वल टू F/Q0। लेकिन चूंकि जांच आवेश को बहुत ही छोटा रखा जाता है, तो इसलिए उस सिचुएशन में यहाँ पर E इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा जांच आवेश पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई धनावेश या धनात्मक जांच आवेश पर क्रियाशील बल की दिशा में ही होती है। मतलब बिंदु आवेश के कारण इकाई धनावेश पर जितना बल क्रियाशील होगा या धनात्मक जांच आवेश पर बल की जितना क्रियाशील होगा, वही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा किसी बिंदु पर जहाँ पर कि इकाई धनावेश को रखा गया है, उस पर बल कितना अनुभव करेगा वही इकाई धनावेश बिंदु आवेश के कारण, उसको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो सूत्र हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E वेक्टर इक्वल टू F, जो कि बल है उस इकाई धनावेश पर लगने वाला, इकाई धनावेश या धनात्मक जांच आवेश पर क्रियाशील Q0 पर, धनात्मक जांच आवेश Q0 पर क्रियाशील बल F है, तो इकाई धनावेश पर कितना हो जाएगा? F/Q0। अब इसका SI मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक हो सकते हैं। एक तो इस फॉर्मूला से E इक्वल टू F/Q0, तो फोर्स का होता है न्यूटन, आवेश का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। या दूसरा चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू -dV/dr। तो पहले भी हम लोग वीडियोज में इसके थ्योरी के वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका SI मात्रक हो जाएगा, SI मात्रक एक तो हो गया E इक्वल टू F/Q0, जो फार्मूला है हमने लिखा है इस चैप्टर में। तो फोर्स का SI मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। या दूसरी फार्मूला होगा E इक्वल टू -dV/dr। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ऋणात्मक विभव प्रवणता का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होती है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा की ओर होती है जिस दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। तो E इक्वल टू -dV/dr, और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध है। वह भी एक महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसे हम लोग दूसरे चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। तो उस फार्मूला के अनुसार E इक्वल टू -dV/dr के अनुसार इसका मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर। E इक्वल टू -dV/dr, तो -dV का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट, डिस्टेंस का दूरी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर यह SI मात्रक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। अब इसी में अगर कभी पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक बीमीय सूत्र क्या है, तो बीमीय सूत्र हो गया बल का बीमीय सूत्र बता आवेश का बीमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र का मतलब बल का बीमीय सूत्र बता आवेश का बीमीय सूत्र। तो बल का बीमीय सूत्र होता है mLT-2, आवेश का होता है कितना? AT। तो mLT-3, पावर को एक जगह कर लें नीचे से, डिनोमिनेटर से, हर से अंश में, तो mLT-3 A-1। और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बीमीय सूत्र है। अब लघुत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? इसके 2 गुणों को लिखें। विद्युत क्षेत्र रेखा इस चैप्टर 1 का क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई ढंग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पहले टाइप का प्रश्न है। इसके 3 प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। इसमें कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक और प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कैसे निरूपित करेंगे। एकल धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कैसे निरूपित होंगी? एकल धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएँ धनावेश उत्पन्न होकर सीधी रेखाओं में अनंत तक गमन करती हैं। ऋण आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएँ अनंत से सरल रेखाओं में ही ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। 2 विपरीत आवेशों के निकाय की विद्युत क्षेत्र रेखाएँ धनावेश उत्पन्न होकर काल्पनिक वक्र के रूप में ऋण आवेश में इंटर कर समाप्त हो जाती हैं।
इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं वन लूप का निर्माण नहीं करती। दो समान आवेश का निकाय का दो समान आवेश जैसे दो प्लस प्लस दोनों प्लस पॉजिटिव चार्ज लिया जाए तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। उसी ढंग से दो नेगेटिव चार्जेज है, दो ऋण आवेश है, तो उसके सिस्टम का जो उसके निकाय का जो क्षेत्र रेखा होगा वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, लेकिन अंतर यही होगा कि उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा अनंत से ऋण आवेश की ओर होगी और धन आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, दो आवेशों के, दो समान धन आवेशों का, दो धन आवेशों का निकाय की जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वह धन आवेश से उत्पन्न होकर अनंत की ओर वक्र के रूप में जाएगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए। और यही कारण है कि दो समान सिमिलर चार्जेज के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है, मतलब देयर इज रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेज, जबकि दो अपोजिट चार्जेज के बीच में, दो विपरीत आवेशों, एक प्लस तथा दूसरा माइनस है, तो उसके बीच में आकर्षण क्रियाशील होता है, क्योंकि दो विपरीत आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को विकसित करती हैं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ टू अपोजिट चार्जेज रिपेल ईच अदर, देयरफॉर electric field lines of two opposite charges attract each other, therefore there is attraction force between two opposite charges or two dissimilar charges। चूँकि दो विपरीत आवेशों, एक प्लस तथा दूसरा माइनस, एक धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश के आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसलिए दो विपरीत आवेश, एक धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो कई ढंग का प्रश्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित पूछे जा सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 8, पहला जो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखा पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इसके दो गुणों को लिखें। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मैं मेंशन इट्स टू प्रॉपर्टीज और राइट डाउन इट्स टू प्रॉपर्टीज। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित सीधी रेखाएं, अकेला आवेश अगर है, अकेला धन आवेश है या अकेला ऋण आवेश है, तो वह जो काल्पनिक रेखा होगी। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? काल्पनिक क्षेत्र रेखा है, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, जिसकी धारणा सबसे पहले फैराडे ने दिया। साइंटिस्ट फैराडे ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की धारणा कॉन्सेप्ट को दिया, जिसके अनुसार विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक या तो सीधी रेखाएं हैं अकेला एकल आवेश के लिए, सिंगल चार्ज के लिए, और तथा दो आवेशों का अगर निकाय है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है, एक प्लस दूसरा माइनस, या दोनों प्लस चार्जेज, दोनों धन आवेश या दोनों ऋण आवेश, तो उसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र होती हैं, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करती हैं। इसलिए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसी काल्पनिक सीधी रेखाएं या काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। सपोज किया जाए कि यहाँ पर धन आवेश है एक और यहाँ बगल में ऋण आवेश है, तो धन आवेश और दो विपरीत आवेशों या एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें एक प्लस धन आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है, तो उसकी क्षेत्र रेखा को दर्शाना है। तो उसकी क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में इंटर करेंगी, धन आवेश से होकर ऋण आवेश में इंटर करेंगी, फिर धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। तो इस प्रकार ये धन आवेश से उत्पन्न होकर फिर बाहर निकल के डाइवर्ज करेगा बाहर की ओर, धन आवेश से उत्पन्न होकर अब फिर ऋण आवेश में इंटर करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा, अनंत से ऋण आवेश में इंटर करेगी क्षेत्र रेखा और अनंत से फिर ऋण आवेश में आएगी, धन आवेश से होते हुए वक्र पथ पर फिर ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार दो विपरीत आवेशों का निकाय की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेज, एक प्लस है दूसरा माइनस है, उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ काल्पनिक वक्र है, तो यहाँ पर ये काल्पनिक वक्र हो गया, दो आवेशों का निकाय होगा तो वहाँ से सिस्टम ऑफ टू चार्जेज होगा, सिमिलर चाहे अपोजिट। यहाँ तो सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेज है, एक धन आवेश है दूसरा ऋण आवेश है, तो उसकी क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? काल्पनिक वक्र होंगी, इमेजिनरी कर्व्स होंगी। और इसके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए, मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इसको टच करते हुए, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। उसी ढंग से यहाँ पर नीचे में भी कोई क्षेत्र रेखा, नीचे से जो क्षेत्र रेखाएँ गई हैं, यहाँ पर भी अगर स्पर्श रेखा खींचें तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक सीधी रेखाएं या काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। या विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसी सीधी रेखाएं या काल्पनिक वक्र हैं जिन पर इकाई धनावेश या इकाई जांच आवेश, इकाई धनात्मक जांच आवेश स्वतंत्रतापूर्वक मुक्त रूप से गमन करता है। यह दूसरी परिभाषा हो सकती है। सो नाउ राइट डाउन इन इंग्लिश, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दोज imaginary straight lines
और imaginary curves within electric field, inside the electric field. The tangent drawn at any point of it gives the direction of or indicates the direction of electric field at that point. तो ये इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया, जिसको आप लोग इसको मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं. सो आई एम रिपीटिंग अगेन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दोज स्ट्रेट और स्ट्रेट लाइन्स, दोज इमेजनरी स्ट्रेट लाइन्स और इमेजनरी कर्व्स inside the electric field. The tangent drawn at any point of an electric field line gives the direction of electric field at that point, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया. अब इसके दो गुणों को लिखना है. इसके चार गुण हो सकते हैं. मैं चार गुणों को बता देता हूँ. एग्जाम में तो चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें दो गुण करके प्रायः पूछता है. पहला गुण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं किसी बिंदु पर. Two electric field lines do not intersect each other at a single point. क्यों नहीं काटती हैं? कि अगर काटेंगी तो क्या होगा? अगर हम इसका अपोजिट लेकर चलें, इसका उत्तर का अपोजिट लेकर, कि अगर दो संरेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अगर काट देंगी तो क्या होगा? काट देने पर तो यही होगा कि एक बिंदु पर क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर ये पहली क्षेत्र रेखा है और ये दूसरी क्षेत्र रेखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पहला है, ये दूसरा है. तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉन किया जाए तो उस पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा. तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉन किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 हो गया. और सेकेंड जो कर्व है, सेकेंड इमेजनरी कर्व है, अगर क्रॉस कर दिया तो, क्रॉस तो किया नहीं, यहाँ भी धन आवेश से उत्पन्न होकर के ऋण आवेश में इंटर किया और फिर यहाँ पर भी फिर दूसरी क्षेत्र रेखा भी इसके ठीक ऊपर से गुजर गई, लेकिन बिना क्रॉस किए हुए धन आवेश उत्पन्न होकर ऋण आवेश में प्रवेश कर गई. फिर नीचे से भी यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होकर ऋणावेश में प्रवेश कर गई और फिर दोनों क्षेत्र रेखा को दिखाया गया है ऊपर नीचे से. तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर टेंजेंट, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी. तो यहाँ दो दिशाएं हो जाएगी. यहाँ पर सेकेंड कर्व पर भी एक डायरेक्शन हो जाएगा E2, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा. और फर्स्ट कर्व पर जो पहला जो वक्र है विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर काटेंगे एक किसी बिंदु P पर तो उस बिंदु P से दोनों दिशाओं में दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं. तो दोनों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी. एक E1 वक्र कर्व पहले कर्व के लॉन्ग और दूसरा पहले कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में, टेंजेंट की दिशा में, और वक्र दूसरे पर P बिंदु से होकर के फिर दूसरा जो वक्र पास किया है क्रॉस करते हुए P बिंदु से इंटरसेक्ट करते, प्रतिच्छेदित करते हुए, तो यहाँ पर इस बिंदु से दूसरे वक्र पर भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है. तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएँ हो जाएंगी एक ही बिंदु पर, जो कि संभव नहीं है. विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकती है विद्युत क्षेत्र की. यहाँ दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है. इससे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं. काटेंगी तो क्या होगा? एक ही बिंदु पर. इसका भी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है. वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इसका भी आंसर है एक ही बिंदु पर. अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेंगी एक ही बिंदु पर, एक बिंदु पर किसी दोनों, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी, एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है. तो इस गुण का, पहला गुण का जो इसमें लिखे हैं उसका आंसर भी, इस पर भी अलग से क्वेश्चन पूछ देता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, और काफ़ी पूछता है, कभी प्रायः सभी बोर्ड परीक्षाओं में इसको पूछता है. तो वैसी स्थिति में चूंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटेंगी कि अगर एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है. If two electric field lines, why two electric field lines do not intersect each other? So if two electric field lines will intersect each other at a single point, suppose P, then there will be two direction of electric field lines. There would be two direction of electric field. There would be two direction of electric field at a single point, which is not possible. At any point, at a single point, only one direction of electric field is possible. तो इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर काट देंगे किसी बिंदु पर, अगर काटेंगे तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी. एक वक्र या विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे, तो वह संभव नहीं है. एक ही दिशा, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, चाहे एक ही मान हो सकता है.
अब क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत क्षेत्र रेखा। फिर इसमें दूसरा प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। क्यों नहीं करती हैं, इस पर भी एक अलग से क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में प्रवेश कर समाप्त हो जाती हैं, फिर ऋण से धन नहीं हो पाता है, फिर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ गमन नहीं कर पाती हैं। केवल धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में प्रवेश कर समाप्त हो गया, फिर धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में जाकर समाप्त हो गया, नीचे से भी और ऊपर से भी। फिर ऋण से धन की ओर अगर होता, दिशा पलट जाती, तब तो बंद लूप का निर्माण करती। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं करती हैं। अंतर यही है चुंबकीय क्षेत्र रेखा में और विद्युत क्षेत्र रेखा में। चुंबकीय क्षेत्र रेखा को हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। और तीसरा जो गुण है, 2 गुण तो था, तो दोनों गुण हमने इसको डिस्कस किया कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। और इस पर भी प्रश्न पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। इसलिए नहीं करती हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में जाकर समाप्त हो जाती हैं, पुनः ऋण आवेश से धन आवेश की ओर गमन नहीं करती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। तीसरा गुण हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं, जिसको फिर डायग्राम में भी दिखाया है, फिगर में भी। और चौथा गुण हो सकता है, उसको भी यहाँ पर डायग्राम में दिखाया था अभी यहाँ पर ही, कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो यह चौथा गुण हो गया। तो 2 गुण प्रायः आता है, लेकिन हमने 4 गुण बतला दिया इसमें। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहाँ पर रोकना होगा, चूँकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, गेस क्वेश्चंस, शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्नों का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, उसको दूसरे पार्ट में, मतलब उसको दूसरे वीडियो में करना होगा। यह वीडियो पार्ट 1 हुआ, पार्ट 1। तो कुछ अन्य प्रश्नों के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, इसलिए कि दूसरे साथी भी इसका लाभ उठा सकें। और यह वीडियो स्पेशली तैयार किया गया परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि परीक्षा में 12वीं बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में, मतलब विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में या CBSE बोर्ड परीक्षा में भी के लिए भी लाभदायक हो सकता है। तो उसमें जो प्रायः जिस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया, एक जो कि अनुमानित प्रश्न करके गेस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस, जो कि परीक्षा के लिए, सभी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, मतलब सभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा, लाभकारी होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसीलिए, जिससे कि आप 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें, और इसीलिए मैंने ऐसा प्रयास करने का कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच।